हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिमांड के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं और ये आपका टॉपिक है किसका? इकोनॉमिक्स का। और ये किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा? ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम हो, कॉमर्स, यूजीसी नेट कॉमर्स हो आपका, ठीक है, या फिर आपका पीजीटी कॉमर्स हो, इन दोनों के लिए ही आपका इम्पोर्टेंट रहेगा इकोनॉमिक्स, क्योंकि दोनों में ही पूछी जाती है। अभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर थ्योरी प्लस पीवाईक्यू के लिए बोला था कि थ्योरी प्लस पीवाईक्यू की कोई क्लास लेके आइए मैम, तो ये मैंने अभी कुछ जो टॉपिक इस वीडियो में ऐड करे हैं थ्योरी के रूप में उन्हें भी बताऊंगी, और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्या आए हैं उसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिमांड क्या है। डिमांड क्या होता है? जब आपकी विलिंगनेस भी हो चीज को लेने के लिए, आप चाहते हैं लेना, और एबिलिटी टू पे, एबिलिटी भी हो, एबिलिटी टू पे, ये ध्यान रखिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उस वक्त के प्राइस पर और उस समय जो प्राइस जिस समय था, ये वाले जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे हैं, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस और गिवन पीरियड एंड सिट्रस पेरिस, मतलब एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट। प्राइस और डिमांड को छोड़ के बाकी सब चीजें क्या है? कांस्टेंट है। टेस्ट हो गया, जैसे कस्टमर का टेस्ट हो गया, इनकम हो गई, ये सब चीजें आपकी जब डिमांड कहलाती है। ठीक है, जब आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं और आपके पास उसके लिए पैसे भी हैं, तो उसको आप डिमांड कहेंगे। डिमांड के साथ दो वर्ड्स और होते हैं, जो जैसे कि वांट्स हो गया और डिजायर हो गया। वांट्स को आप क्या कह सकते हैं? नीड भी कह सकते हैं, है ना। जैसे कि किसकी? फूड, वाटर, ये नीड है, चाहे किसी के पास पैसे हो या ना हो, ये नीड है, ये बेसिक नीड्स है। डिजायर क्या है? एप्पल का फोन लेना चाहते हैं, है ना, एप्पल का फोन लेना है या वॉच लेनी है, या ऐसी कोई भी चीज इच्छा है और डिजायर है। मान ली 10,000 सैलरी है केवल, 10,000 सैलरी है केवल, और एप्पल का फोन बहुत पसंद है, लेने का मन है, तो ये सिर्फ एक डिजायर ही है, क्योंकि उसका बजट नहीं हो पाएगा। ठीक है। डिमांड क्या है? जब आपकी एबिलिटी भी हो पे, तब उसको डिमांड में काउंट करेंगे। दूसरा एक वर्ड जो यूज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है अमाउंट ऑफ गुड। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये ऐड हो जाता है अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूमर बाय एट, जो भी प्राइस उस वक्त चल रहा है, उस वक्त उसकी विलिंगनेस है, एबिलिटी है, और कुछ अमाउंट जितना, वो उस वक्त उसकी अमाउंट जितनी जरूरी है, जो अमाउंट वो डिमांड कर रहा है, एक आइटम या दो या तीन आइटम जो लेता है, वो क्वांटिटी डिमांडेड है ना। होल्डिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इसी को सेटर्स पेरिवस कहते हैं। होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर सभी कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एक लॉ ऑफ डिमांड आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है अक्सर। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब किसी के प्राइस राइज होता है तो उसकी डिमांड घट जाती है। ठीक है। और जब प्राइस किसी चीज का कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। इसे अभी हम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, नीचे ग्राफ में। और फिर से वही सेटर्स पेरिस, अदर, ये प्राइस के अलावा सारी चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका इफेक्ट हम डिमांड पर देख रहे हैं। बाकी आपकी इनकम, टेस्ट, बाकी सभी चीजें क्या होंगी? कांस्टेंट रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। तो अभी लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जो लॉ, उसका ग्राफ देखते हैं, फिर आप रीजन क्या है। और जो डिमांड होता है, डिमांड का जो ये ग्राफ होता है ना, इसे कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या है? इस तरफ है ये, इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये देखिए, इधर एक्स एक्स, ये है आपका वाई एक्सेस, और ये है आपका एक्स एक्सेस, है ना, एस एक्स एक्सेस। तो वाई एक्सेस पे आपका प्राइस होता है, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड होती है, कितने प्राइस पर लोग कितना खरीद रहे हैं। तो ये देखिए क्या है, प्राइस 1 था जब, तो इंसान इतना खरीद रहा था। प्राइस घट गया तो उसने क्वांटिटी बढ़ा दी, प्राइस और घट गया तो उसने और क्वांटिटी बढ़ा दी। ठीक है, इस तरीके से प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, ये देख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कहा जाता है। ध्यान रखिए कि डिमांड कर्व कैसा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है डिमांड कर्व इज, तो जो भी ऑप्शन होंगे उसमें से आपको क्या करना है? डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग को सिलेक्ट करना है या मार्क करके आना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं वापस। हाँ, यहाँ देखिए, रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप। रीजन क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग का? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पहला, इनकम इफेक्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? अगर प्राइस फॉल करेगा तो इंसान, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में सबसे जो एग्जांपल है पुराना है, वो टी एंड कॉफी का है। अगर टी के प्राइस बढ़ रहे हैं मार्केट में, तो लोग कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे।
तो प्राइस अगर फॉल हो रहा है, अब देखिए टी का ही मानिए, अगर टी की प्राइस घट रही है तो कॉफी की टी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर प्राइस फॉल तो गुड्स बिकम चीपर रिलेटेड, तो फिर कॉफी वाले लोग भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है कि कॉफी वाले भी इधर शिफ्ट हो गए, मतलब टी और कॉफी एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट गुड्स है। कॉफी की कस्टमर भी टी की तरफ हो रहे हैं क्योंकि उसका प्राइस कम हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो टी पी ली जाए, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो अल्टरनेट क्या है, टी का क्या अल्टरनेट है, कॉफी, और कॉफी का अल्टरनेट क्या है, टी। तो इनके ही प्राइस का जो गेम है वो चलता रहेगा और ऐसे ही एक दूसरे के इफेक्ट करेंगे डिमांड को, उसे कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या है, लोअर प्राइस इंक्रीज द रियल परचेसिंग पावर। अब देखिए किसी व्यक्ति की आय या इनकम है 10,000 रुपीज है और कोई मानिए अनार है या कोई एप्पल है ना, अगर वो 200 kg बिक रहा है ना, 200 kg बिक रहा है तो उसे कम लोग लेंगे क्योंकि 200 काफी महंगा रेट है। लेकिन अगर 100 kg हो जाए, वो 100 रुपीज के पर केजी हो जाए उसका रेट एप्पल का, तो इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस कम होने से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, क्योंकि जो उसकी 10,000 में पहले वो 200 खर्च कर रहा था उतने ही एप्पल के लिए, अभी वो 100 करेगा तो वो ले लेगा, है ना। तो ऐसे ही इनकम भी अफेक्ट करती है। कोई व्यक्ति की 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए मानिए सैलरी है, और उसको कोई चीज जैसे गोल्ड है मानिए, जैसे आजकल तो बहुत महंगा हो गया, लेकिन सिल्वर की बात कर लेते हैं। अगर सिल्वर 2,000 रुपए का उसका कोई चीज बन रही है और बन रही है, तो 5,000 में से 2,000 बहुत बड़ा अमाउंट है देना, क्योंकि बाकी उसे सेविंग भी करनी होगी और कुछ खाने को भी चाहिए होगा। तो अगर वही चीज 1,000 की हो जाती है तो वो ले लेगा उस सिल्वर की चीज को, है ना। रेट अगर उसके डाउन हो जाता है तो ले लेगा, क्योंकि वो 5,000 में ज्यादा चीजें कर सकता है। पहले अगर वो 2,000 खर्च करता तो 5,000 में उतनी चीज नहीं करता। तो ये इनकम इफेक्ट है, जिसमें कि अगर प्राइस कम हो जाता है तो इंसान की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी वो 100 रुपए में उसने देखिए एप्पल लिए, और ये जो पहले 200 का था, तो अभी और 100 रुपए उसके पास उसकी परचेसिंग पावर में बचे हैं, तो वो और 200 रुपए का कुछ और ले सकता है या सेविंग में डाल सकता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ईच एडिशनल यूनिट येट लेस एडिशनल सेटिस्फेक्शन, सो कंज्यूमर विल ओनली बाय मोर इफ प्राइस फॉल। अब डिमिनिशिंग ये अलग से एक टॉपिक है, वैसे तो इसे पढ़ेंगे बाद में। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब आप कोई एक चीज खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, मानिए आपने एक और यूनिट ले ली तो फिर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर आपने एक और यूनिट ले खाई उसी की, या फिर रोटी रोटी और भूख समझ लीजिए। अगर जब आप रोटी एक खाते हैं उस समय आपको बहुत भूख होती है, उसे हम नापते हैं यूटिल्स में सेटिस्फेक्शन को। आपने 2 रोटी खा ली तो आपकी भूख कम हुई, 3 रोटी खा ली तो और कम हो गई, 4 रोटी खा ली तो और भूख कम हो गई, अब पांचवी फिर 0, पांचवी आपको खाने का मन ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यूटिल्स कम होते चले जाते हैं, सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है, उसे कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर कोई चीज ऐसी है, अगर प्राइस उसका गिर रहा है तो फिर भी, लेकिन यहाँ खाने की बात नहीं होके खरीदने की बात हो रही है, डिमांड ही है, खरीदने की बात हो रही है कोई चीज, है ना। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस वक्त यहाँ खाने की बात नहीं होके खरीदने की बात हो रही है कोई चीज। अगर उसका प्राइस फॉल होगा तो कंज्यूमर खरीद लेगा, बेशक उसे उसकी जरूरत हो या ना हो, कि बाद में काम आ जाएगा अगर प्राइस कम है तो। लेकिन अगर प्राइस राइज हो रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन उसे उतना नहीं मिलेगा। कि अगर कोई चीज जो जैसे एप्पल को ही कह दो, 100 के एप्पल मिल रहे हैं और एक दुकान पर यहाँ कुछ समय बाद 200 के एप्पल मिलने लगे, तो जब वो 100 का एप्पल होगा ना तब वो लेगा, और जब 200 का हो जाएगा तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, डिमिनिशिंग मार्जिन, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा 200 में। उसे 100, उसने कहा था अभी 1 महीने पहले तो 100 रुपए पे, तो अब मैं 200 रुपए दूं, तो उसने सोचा कि जब 100 होगा तो हम तभी खाएंगे, तो उन्होंने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। उसे डिमिनिशिंग मार्जिन सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उसे 200 रुपए देने में नहीं मिल रहा, 100 रुपए देने में मिलने वाला, तो जब 100 रुपए रेट होगा तभी उसकी डिमांड को बढ़ाएंगे। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, आपको यही ध्यान रखना है ग्राफ, कि प्राइस राइज होता है, प्राइस जैसे ही राइज हो रहा है, देखिए प्राइस जैसे ही आपका राइज होगा, ये तो फॉल हो रहा है। अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें, जब हमारा यहाँ पर प्राइस था मानिए 4 रुपए है, तो मैंने आइटम खरीदे 100, ये जैसे मानिए 100, प्राइस हो गया 6, तो मैंने आइटम खरीदे 80, प्राइस हो गया आपका 10, तो मैं आइटम खरीद रही हूँ 60। जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है, जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है ना, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। हम इस ग्राफ को दोनों तरीके से देख सकते हैं, प्राइस को घटते हुए भी देख सकते हैं, प्राइस को बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को इस तरीके से आपको रीड करना रहता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमने देख लिया लॉ ऑफ डिमांड। हमने क्या देखा अभी, थोड़ा सा ग्राफ भी जो देखा, लॉ ऑफ डिमांड, कि जब भी प्राइस किसी चीज का बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। प्राइस अगर उसी का घटेगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, स्पेशल केसेस हैं, जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है या फिर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो वो कहाँ है, गिवन गुड्स, इसको आप इंफीरियर भी कह सकते हैं, है ना, इंफीरियर गुड्स भी कह सकते हैं। इंफीरियर गुड्स एक तरीके से वैसे चीपर गुड्स होते हैं, चीपर गुड्स को आप इंफीरियर गुड्स कहते हैं। ये इंफीरियर गुड्स इस तरीके से होता है कि जैसे कि राइस है, राइस इस टाइम अगर महंगे चल रहे हैं तो आप वीट खरीद लेंगे, वीट की डिमांड को बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर मानिए कहीं पर राइस खाया जाता है और वीट भी खाया जाता है और राइस महंगा है, तो इंसान ये कहेगा चलो राइस कम खा लेंगे, वीट ले लेते हैं, क्योंकि भूख तो उतनी ही है, मानिए 10 रोटियां बनती हैं या फिर 10 व्यक्ति हैं, तो क्वांटिटी तो उतनी ही चाहिए खाने के लिए 10 लोगों के लिए। तो वो क्या करेंगे कि राइस की जगह क्या करेंगे, अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड किसकी बढ़ा देंगे, वीट की बढ़ा देंगे। क्या है, तो यहाँ पर सस्ते गुड्स, क्योंकि डिमांड थोड़ा, वीट का रेट 10 है और इसका रेट 20 है, तो इसको लेना उनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस वक्त हम वीट को इंफीरियर गुड्स कह सकते हैं। ठीक है, ये व्हेन प्राइस राइज, डिमांड भी इनकी राइज हो जाती है। अब देखिए गिवन गुड्स में क्या है, जो प्राइस राइज होगा ना तब भी उनकी डिमांड राइज होती है। क्यों होती है, जैसे ये वीट है, अब वीट ये 10 रुपए किलो था, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, और राइस है 20, तो वो राइस को नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा चलो वीट खरीद लेते हैं। लेकिन अब वीट का प्राइस अगर हो जाए 12, तो अब देखिए क्या, 12 हो गया, प्राइस बढ़ गया है, 2 रुपए से बढ़ गया, लेकिन अभी भी लोग वीट ही खरीदेंगे, क्योंकि राइस वो अभी भी नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि 20 रुपए का राइस वो अभी भी नहीं खरीदेंगे, राइस अभी भी महंगा है, तो स्टिल वीट महंगा होने पर भी वो उसको खरीदेंगे। ठीक है, डिमांड बढ़ा लेंगे। डिमांड बढ़ाने का मतलब है कि वो ऐसा ऐसा सोच जाता है कि अभी इसका डिमांड बढ़ा है तो आगे भी डिमांड बढ़ सकता है ना, एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉक कर लो वीट को, तो इसलिए उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब वेवलेन और प्रेस्टिजियस गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि आईफोन, जैसे कि क्या है, आईफोन है मार्केट में 1.5 लाख तक ऐसा बिक रहा है, जबकि फोन जो नॉर्मल फोन है वो 10,000 का भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन इंसान 1.5 इसे क्यों खरीदता है, प्रेस्टीज के लिए खरीदता है, जिसके पास पैसे होते हैं वो दिखाना चाहता है कि हाँ मेरा इतना बजट है। तो जो चीज जितनी, मतलब आईफोन अगर 2 लाख का भी हो जाएगा ना, तो लोग तब भी उसकी डिमांड बढ़ाएंगे, तब भी उसको खरीदेंगे। प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही डिजायरेबल उसका स्टेटस सिंबल होता है वो, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ेगी। प्राइस बढ़ रहा है फिर भी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी यही है, इंफीरियर प्राइस बढ़ रहा है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, और जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, उल्टा कहता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं। अब एडिक्टिव एडिक्टिव या हैबिचुअल गुड्स, जैसे कि आप लिक्विड ले सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को शराब पीने की आदत होती है, सिगरेट पीने की आदत होती है, तो वो एडिक्टिव है। प्राइस बढ़ेगा उन्हें कोई फर्क नहीं है, डिमांड वैसी ही रहेगी, या फिर डिमांड बढ़ेगी ही, घटने वाली तो नहीं है ना, लॉ ऑफ डिमांड वहाँ काम नहीं करेगा। या नेसेसिटी, जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया, सॉल्ट जो आप सब्जी में 1 चम्मच डालते हैं वो तो एक ही चम्मच डालेंगे, चाहे वो 10 का बिके चाहे वो 20 का बिके, तो आपको सॉल्ट लेना ही होगा। और जैसे कि हो गई आपकी मेडिसिन, है ना, मेडिसिन होगी, मेडिसिन अब 100 की आए या 150 की आए, आपको लेनी तो पड़ेगी अगर आपको कोई डिसीज से सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, ये आपके एक्सेप्शन हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक्सेप्शंस में और क्या हो सकता है, और हो सकता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। एक आप इसमें ये लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। ठीक है, जैसे कोई चीज हमें पता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो इंसान क्या करेगा, उसका अभी डिमांड बढ़ा लेगा और खरीद लेगा, फ्यूचर की वजह से उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी प्राइस, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। और हमें लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस, जैसे मटर है सर्दियों में मिलती है, अब सर्दियां आने वाली है, अब कोई 100 रुपए किलो बेच रहा है, तो इंसान सोचेगा कि सर्दियों में जब प्राइस गिरेगा तब हम उसकी डिमांड बढ़ाएंगे, तो अभी क्या होगा, 100 रुपए पे अभी उसकी डिमांड वो नहीं खरीदेंगे, कभी कुछ दिनों बाद वो 60 रुपया 50 रुपया बिकेगा तब लेंगे। तो अभी के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उसकी डिमांड को कम कर दिया, है ना, कि तब ले लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड। ये पूछी जाती है टाइप्स ऑफ डिमांड भी पेपर में, इसलिए आपको पता होना चाहिए।
अब देखिए टाइप्स ऑफ डिमांड, पहला है आपका इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड वो है जो एक व्यक्ति खरीद रहा है ना। जैसे कि क्लोथ खरीदे तो वो अपने लिए खरीदेगा, शूज खरीदेगा तो वो एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपने लिए खरीदेगा। अब ऐसे ही मार्केट डिमांड है जो पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा चीजें ज्यादा खरीदी जाती है। एक इसमें हाउस होल्ड डिमांड भी होता है, इंडिविजुअल डिमांड और हाउस होल्ड डिमांड। जैसे कि वॉशिंग मशीन, हाउस होल्ड डिमांड में आप क्या रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन। ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये पूरे परिवार उसे यूज करता है। एक जैसे परिवार में 5 लोग हैं तो आप 5 जोड़ी क्लॉथ तो खरीदेंगे, लेकिन वॉशिंग मशीन एक ही खरीदी जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, हाउस होल्ड डिमांड। ऐसी पूरे मार्केट की यहाँ बात हो रही है, सभी लोगों की यहाँ बात हो रही है, तो उसे मार्केट डिमांड कहेंगे। ड्राइव डिमांड क्या है, डिमांड फॉर लेवल डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर गुड्स। ड्राइव डिमांड, अगर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है तभी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तभी लेबर की डिमांड बढ़ेगी। तो ये लेबर की जो डिमांड बढ़ी है वो गुड्स की वजह से बढ़ी है, तो इसे ड्राइव डिमांड कहते हैं। ठीक है, ड्राइव डिमांड उसे कहा जाता है। अब फिर इसे ड्राइव वाले को आप इनडायरेक्ट डिमांड भी कह सकते हैं कि गुड्स की डिमांड की वजह से क्या हो रहा है, लेबर की डिमांड बढ़ रही है, तो इनडायरेक्ट डिमांड है। कंपोजिट डिमांड क्या है, कंपोजिट डिमांड उन गुड्स के लिए होती है, गुड्स यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस। जब हम एक ही चीज से बहुत सारे काम अपने कर सकते हैं, उसे आप कंपोजिट डिमांड कहेंगे। गुड्स यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस, जैसे कि आपका इसका एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आप हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब खाना बनाने के लिए कुकिंग में यूज कर सकते हैं, फैन चला सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत कामों के लिए यूज होती है, फ्रिज के लिए, लाइट के लिए, एसी के लिए, सबके लिए यूज होती है। उसे कहते हैं कंपोजिट डिमांड, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कंपोजिट डिमांड है। अब जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, गुड्स यूज टुगेदर, कार एंड पेट्रोल, ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर कार बढ़ रही है, कार की डिमांड अगर बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बिना पेट्रोल के कार चलेगी ही नहीं। तो कार का करा क्या जाएगा, तो इसलिए पेट्रोल की डिमांड भी वहां पर बढ़ जाती है, दोनों के साथ में बढ़ती है, ऐसा माना है। सब्सटीट्यूट डिमांड, ये अभी पढ़ा था सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में भी, टी एंड डिमांड। सब्सटीट्यूट डिमांड क्या है, अगर जैसे टी और कॉफी, टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, टी का डिमांड नहीं बढ़ेगा, कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट डिमांड, मतलब सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपके टाइप ऑफ डिमांड्स हो गए कुछ। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है कि डिमांड जो होती है वो किन किन चीजों से हमें पता चलती है। तो ये मतलब आते हैं ये वाले क्वेश्चन ऑल ऐसे पूछने के लिए, 1 2 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, 1 2 3, 1 फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या ऑल है, इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू में आया हुआ, नीचे अभी देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी से फर्क पड़ता है डिमांड पे, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इन कंज्यूमर की इनकम से फर्क पड़ता है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसा भी देखा सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है आपका कार एंड पेट्रोल, और सब्स्टिट्यूट क्या है आपका टी एंड कॉफी। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, क्या पसंद करते हैं इंसान। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, उससे भी डिमांड पे फर्क पड़ जाता है, जो भी मैंने बताया कि फ्यूचर में हमें पता है कि किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी हम उसकी डिमांड को राइज कर देंगे, जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन भी है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। और नंबर ऑफ कंज्यूमर, उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जिसकी हम डिमांड देख रहे हैं, तो उसको यूज करने वाले कितने कंज्यूमर है हमारे मार्केट में। ठीक है, अगर आप देखें जैसे कि एक चीज होती है, अगर आपने देखो छड़ी है ना, छड़ी होती है जैसे बुजुर्ग लोग चलते हैं पकड़ के, तो हमारी सोसाइटी जहां पर मार्केट है हमारी, वहां के एरिया में कितने बुजुर्ग लोग हैं, उसी के हिसाब से ना डिमांड का पता चलेगा। ठीक है, ज्यादा है तो ज्यादा छड़ी बिकेंगी, कम लोग हैं तो कम बिकेंगी। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड का क्या इंपॉर्टेंस है, डिमांड से हमें क्या पता चलता है, एक तो हम प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, प्राइस डिटरमिनेशन कर सकते हैं, डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, वो पता चल सकता है। ठीक है, असेंशियल फॉर बिजनेस डिसीजन, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अगर हमारी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो हम एक्सपेंड करेंगे, नहीं बढ़ रही है तो हम कुछ एडवर्टीजमेंट करेंगे या प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करेंगे, है ना, इम्प्रूवमेंट करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो हम डिसीजंस लेंगे फिर इस तरीके से। पॉलिसी मेकिंग और रिसोर्स एलोकेशन, कौन सी रिसोर्सेज को कहाँ ज्यादा जरूरत है, मानिए हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं ए एंड बी, और इसकी डिमांड रेगुलर बढ़ती जा रही है, तो हम अपने रिसोर्स को ए की तरफ ज्यादा कर देंगे, बी से थोड़ा बी की तरफ उसका एलोकेशन कम कर देंगे। तो इस तरीके के डिसीजन के लिए डिमांड का पता होना जरूरी होता है, डिमांड की कैलकुलेशंस करनी देखनी जरूरी होती है।
ठीक है। अब ये तो आपका एक बेसिक डिमांड का टॉपिक आपका खत्म होता है कि डिमांड में टाइप ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड भी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, ये सब देख लिया, डिटर्मिनेंट्स देख लिया, इंपॉर्टेंस देख ली। अब एक थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक है, इसमें से भी पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। डिमांड का मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता है, ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। क्योंकि आप जहां भी नोट्स बना रहे हैं ना, तो ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ग्राफ बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, डिमांड का मूवमेंट क्या है, जब वो वहीं के वहीं है, जो हमने अभी लॉ ऑफ डिमांड का कर्व देखा था, डिमांड कर्व देखा था ना, उसी की तरह है डिमांड कर्व। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा, पहले देखिए ये वाला प्राइस था, ठीक है, ये वाला प्राइस था, तो इतनी क्वांटिटी हम खरीद रहे थे। अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम कर दी, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा दी। ठीक है, ये क्या है, मूवमेंट है। क्योंकि अभी डिमांड, उस डिमांड कर्व हमारा एज इट इज है, कुछ नहीं हुआ है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, प्राइस की वजह से इस तरीके से। अब शिफ्ट क्या है, डिमांड एक पॉइंट से यहाँ पर थी, अब वो यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए। और रीजन क्या है, प्राइस रीजन नहीं है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ कर्व ही शिफ्ट हो गया, डिमांड का कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि शिफ्टिंग का क्या मतलब है, कर्व ही शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और मूवमेंट में क्या है, मूवमेंट में शिफ्ट नहीं हो रहा है, उसी पे ही सेम कर्व पर ही शिफ्ट मूवमेंट हो रहा है, ऊपर या नीचे, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो रहा है मूवमेंट में, अगर आप देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा कि कर्व और मूवमेंट में क्या फर्क है। डिमांड देखिए, प्राइस आपका सेम है, प्राइस आपका क्या है, यहाँ पर फिक्स है, लेकिन फिर भी डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं। डिमांड कर्व में शिफ्ट होना कहते हैं इसको, और इसको मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ प्राइस चेंज हो रहा है, यहाँ प्राइस चेंज होता है, और यहाँ प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, इससे क्या चीजें पूछी जाती हैं। देखिए, तो मूवमेंट में क्या है, जो हमने पहला ग्राफ देखा, इस तरीके से देखा, मैं यहाँ बना लेती हूँ जो आपको थोड़ा सा क्लियर है। अभी जो हमने देखा मूवमेंट, इस तरीके से देखा कि प्राइस हमारा चेंज, ये प्राइस है, ये P1 है और ये P2 है। प्राइस अगर हमारा चेंज होता है तो डिमांड कर्व, लेकिन डिमांड कर्व हमारा इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड्स आपको मिलेंगे, एक्सपेंशन मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, डिमांड का देखिए, यहाँ पर देखें, अगर P2 पर देखें, प्राइस कम हो गया है तो डिमांड एक्सपेंड हो गई है, डिमांड एक्सपेंड हो गई। P1 हो गया तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, मतलब कम हो गई। ये अगर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो आप मूवमेंट में लगाएंगे, डिमांड मूवमेंट पे टिक लगाएंगे। दूसरा क्या है, चेंज इन क्वांटिटी की डिमांडेड की बात हो रही है तो आप मूवमेंट पे टिक लगाएंगे। चेंज अलोंग द कर्व, चेंज कर्व में ही ऊपर नीचे हो रहा है, कर्व वही है, तो भी आप मूवमेंट पे टिक लगाएंगे। क्योंकि हमेशा ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिमांड, इफ डिमांड चेंज अलोंग द कर्व विच टाइप ऑफ शिफ्ट इज दिस, मूवमेंट है, शिफ्ट है, क्या है, तो मूवमेंट पे आपको टिक लगाना है। ये पॉइंट्स, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी डिमांडेड ध्यान रखिएगा, अलोंग द कर्व, ये मूवमेंट से रिलेटेड की बातें हैं जो आपको पेपर में पूछी जा सकती है। अब अगला क्या है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में क्या है, अभी हमने देखा, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में प्राइस आपका कांस्टेंट है, उसके बावजूद भी पहले आपकी डिमांड यहाँ पर थी, है ना, फिर यहाँ आ गई, और फिर यहाँ भी हो सकती है, पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई है, और यहाँ भी जा सकती है ना, कभी यहाँ आ रही है और कभी इधर जा रही है। तो प्राइस लेकिन सेम है, प्राइस उतने का ही बिक रहा है सामान, लेकिन फिर भी डिमांड आगे पीछे हो रही है, तो उसे हम शिफ्ट कहते हैं। एंटायर डिमांड कर्व मूव राइट और लेफ्ट, तो यहाँ पर आप जो वर्ड देखेंगे वो इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे, वहां पर मूवमेंट में क्या देखेंगे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, और यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखते हैं। और फैक्टर क्या है, किस कारण से, नॉन प्राइस फैक्टर है, मतलब प्राइस फैक्टर नहीं है, बाकी सारे, मौसम हो सकता है, सीजन हो सकता है, जैसे छाता, 200 रुपए का मानो बिकता है, एक नॉर्मल छाता, छोटा सिंपल छाता आप लेंगे 200, लेकिन अगर रेनी सीजन होगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और रेनी सीजन नहीं है तो उसका डिमांड घट जाएगा। तो ये कर्व भी चेंज है, लेकिन प्राइस इस मानिए कि 200 रुपए का ही वो बिक रहा है ज्यादातर। ठीक है, अब चेंज इन डिमांड की बात करें, ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड था मूवमेंट में,
यहाँ डिमांड यहाँ पर कर्व में अगर शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ डिमांड में चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ वर्ड यूज नहीं हो रहा है। और पोजीशन चेंज ये वाले वर्ड्स हैं, अगर तो शिफ्ट पे टिक लगाएंगे, और बाकी जो मैंने ऊपर 3 कीवर्ड लगे थे तो वो मूवमेंट के लिए है। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड ये जो शिफ्ट हुआ है इसके क्या रीजन है, क्योंकि नॉन प्राइस है, प्राइस तो रीजन है ही नहीं क्योंकि प्राइस तो सेम ही है। तो फिर रीजन क्या है, तो रीजन देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो या तो कस्टमर की इनकम चेंज हो गई हो, वो कुछ और खरीदना चाहता है, उसे खरीदना ही नहीं चाहता उस वाले प्रोडक्ट को, प्रेफरेंस चेंज हो गया हो, टेस्ट चेंज हो गया हो, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट से फर्क पड़ता है। मतलब वही टी और कॉफी आप देखिए कि मैं तो भैया टी ही पीती थी, लेकिन अब प्राइस इसका टी का प्राइस इतना ज्यादा हो गया है ना कि मैं नहीं खरीद पा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट हो जाऊंगी कॉफी पर, शिफ्ट हो जाऊंगी, मैं डिमांड कॉफी की बढ़ा दूंगी। मतलब डिमांड मानिए जो डिमांड अभी 100 क्वांटिटी थी कॉफी की, अभी मैंने भी स्विच कर लिया रेट, मुझे लग रहा है तो अब शायद 110 उसकी हो जाएगी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, अब मुझे लग रहा है कि क्या है ना कि प्राइस टी का जो है घटने वाला है फ्यूचर में घटने वाला है, तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा खरीद के रख लूंगी, है ना। थोड़ा नहीं, अभी नहीं खरीदूंगी, मैं सोच रही हूँ जैसे मानिए अभी 100 रुपीज है, तो मैं एक पैकेट रखती हूँ, एक पैकेट लेकर आती हूँ। अभी मुझे पता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस 80 होने वाला है, तो मैं इसका एक पैकेट नहीं खरीदूंगी, जब 80 होगा ना तब खरीदूंगी। तो उससे भी शिफ्ट, क्योंकि इस वक्त इस वाले टाइम पीरियड में, मतलब इस मंथ में अगर मैं बात करूँ, ये जैन है और ये फेब है, ठीक है, तो जैन में क्या होगा, इसकी डिमांड ड्रॉप हो जाएगी, तो शिफ्ट का रंग चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, अब पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बायर, अब हमारे प्रोडक्ट के बायर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ये हमारे एरिया में पॉपुलेशन कितनी है। और दूसरा आप कॉम्पोजिशन भी ध्यान रख सकते हैं। कॉम्पोजिशन क्या होता है पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन में कितने बॉय हैं, कितने गर्ल हैं, मेल है, फीमेल है, या 40+ लोग कितने हैं, या 20+ लोग कितने हैं, या टीनेजर कितने हैं, इस पे भी डिपेंड करता है, कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा डिमांड कैसा क्या होने वाला है। तो आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कर लिए, डिमांड कर लिया, ठीक है, और मूवमेंट देखा, लॉ ऑफ डिमांड देखा, और शिफ्ट ऑफ डिमांड देखा, ये 3-4 टॉपिक करे हैं। अब इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देख लेते हैं, ठीक है, कि इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज कैसे आती हैं। अब ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट जून 2025 का ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिमांड। अभी पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर, एक तो उसी का प्राइस कैसा है, महंगा है या कम है, कस्टमर की उतनी इनकम है भी या नहीं, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितना है, जैसे ये पॉपुलेशन का भी पढ़ा था, कॉम्पोजिशन भी होता है यहाँ पर, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, तो हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे ही आइटम इंक्लूड होंगे, तो ये इसके लिए ABCD आपका ट्रू आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऊपर पूरा हमने सारे पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन तो आपका गिफिन, उन्होंने यहाँ पर गिफिन गुड्स को माना है, वैसे तो गिफिन और इंफीरियर आपके दोनों ही होंगे, है ना। नॉर्मल गुड्स पे तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, अगर उसमें कुछ मिस्टेक होगी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। गिफिन गुड और इंफीरियर गुड्स आपके दोनों ही क्या है, एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 2021 में आया हुआ है। देखिए, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स पर क्या फर्क पड़ता है। तो ये मैं आपको थोड़ा ऊपर हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए मैं ये चीज आपको समझा देती हूँ। वैसे आपको आंसर दिख ही रहा होगा कि डिक्रीज है। अब देखिए, जैसे कि हमने देखा था कि राइस था और वीट था, राइस 20 पर केजी था और वीट 10 रुपीज पर केजी था। तो इंसान क्या करेगा कि राइस की डिमांड को थोड़ा कम कर लेगा कि महंगा है, उसका इतना बजट नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो वो 10 रुपए के वीट ही उनको ज्यादा खरीदेगा, चावल कम खाएगा, गेहूं की रोटियां ज्यादा खाने लगेगा। ठीक है, लेकिन अब इस बीच में क्या हुआ कि कस्टमर की इनकम बढ़ गई, कस्टमर की इनकम बढ़ गई। मानिए पहले उसकी इनकम 10,000 रुपए थी, जिसमें से कि उसका खाने का खर्चा 1,000 रुपया था, बच्चों की फीस 2,000 थी, सेविंग थी 5,000 की, मेडिसिन थी 2,000 की, इस तरीके से था। अभी उसकी सैलरी 20,000 हो गई, ठीक है, तो उसका क्या कहते हैं, उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया। तो अभी क्या करेगा, वो वीट को छोड़ के वो राइस पे शिफ्ट कर जाएगा। वीट मतलब थोड़ा खरीदेगा, जैसे कि उन्हें राइस का भी मन था लोगों को पहले खाने का, तो अभी क्या होगा कि वीट को वो 5 किलो कर देगा और राइस को भी 5 किलो कर, तो वीट की जो डिमांड थी वो कम हो गई और राइस की डिमांड बढ़ गई। इंफीरियर गुड्स क्या था, वीट था यहाँ पर हमारे लिए, क्योंकि वो सस्ता बिक रहा था। चीपर गुड्स को ही इंफीरियर गुड्स कहते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, चीपर गुड को हम
इंफीरियर गुड्स कहते हैं। या फिर आलू का आप ले सकते हैं कि एक आलू होता है महंगा वाला जो मानिए 50 रुपए किलो बिक रहा है, एक छोटे छोटे आलू होते हैं जो मार्केट में 20 रुपए किलो भी मिल जाते हैं कि छोटे छोटे। तो इंसान क्या करता है कि उनके पास उनका बजट कम होता है ना, तो छोटे वाले आलू खरीद लेता है 20 रुपए किलो वाले। कहता है कि आलू का टेस्ट तो सेम ही है ना, छोटे हैं तो क्या हुआ थोड़ा मेहनत कर लेंगे, लेकिन वहीं अगर उसकी सैलरी बढ़ती है तो वो 50 रुपए किलो वाले आलू लेता है, वो 20 रुपए किलो वाले आलू नहीं लेता है। तो इनकम से क्या फर्क पड़ता है, इनकम से इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। आई होप इस सबसे आपको समझ में आया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप अपवर्ड। अभी हमने देखा था डिमांड, ये सारे के सारे क्वेश्चन डिमांड कर्व अभी हमने देखा था कि मानिए इस तरीके से है, तो अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी, और वो इस तरीके से होता है। मतलब एरो मैंने इस तरह आपको दिखाया था, है ना, अभी दिखाया था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और राइट की तरफ जा रहा है ना, ये राइट है और ये लेफ्ट है, राइट की तरफ जा रहा है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये दोनों वर्ड राइट में डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप अपवर्ड, तो अपवर्ड तो है नहीं, डाउनवर्ड है पहली बात। द कर्व इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आपका हॉरिजॉन्टल फॉर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अभी हमने इलास्टिसिटी का नहीं पढ़ा है, तो इसको अभी थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं। वैसे इसका आंसर देखिए यही है, मैं बता देती हूँ कि जब हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पर जो डिमांड कर्व है परफेक्ट इलास्टिक का, वो इस तरीके से बनता है, तो ये ट्रू है। लेकिन ये नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, तो यहाँ आ गया है, कोई बात नहीं। द डिमांड कर्व इज वर्टिकली फॉर यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिसिटी जब होती है तो आपका डिमांड कर्व हाइपरबोला वाला होता है, हाइपरबोला वाला होता है, इस तरीके से हाइपरबोला वाला होता है। ठीक है, डिमांड कर्व नेवर शिफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, शिफ्ट होता है अभी हमने देखा है, शिफ्ट और मूवमेंट जो देखा था उसमें डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो इन दोनों में से ही कोई आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बी और सी में से, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का बोला है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में आपका, हाँ परफेक्टली ये है आपका इनइलास्टिक, ये है इनइलास्टिक का डायग्राम, ये आपका है यूनिटरी का डायग्राम, और आपका इलास्टिक का डायग्राम होगा हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, और ये है वर्टिकल। इनइलास्टिक में क्या होता है, वर्टिकल होता है जब आपकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। किसी और भी जो चीजें है रिलेटिव और दोनों की, वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट में, अभी इसको ऐसे समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 2019 का है। देखिए क्या है, इफ डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इंक्रीज, एक्स है और वाई है, ठीक है, इफ डिमांड, अब एक्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, लिखा है ना, विद अ फॉल इन प्राइस ऑफ वाई, और प्राइस किसकी कम हो रही थी, वाई की, प्राइस किसकी कम हो रही थी, वाई की, और डिमांड किसकी बढ़ रही है, एक्स की। तो ये कौन से गुड्स हैं, तो अब देखिए हमारे पास पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स का ऑप्शन है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स पे क्या होता है, जो हम टी और कॉफी देखते हैं, टी और कॉफी देखते हैं, टी का प्राइस अगर बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ती है, तो मतलब दोनों साइड क्या है, इंक्रीज, दोनों साइड यहाँ पर इंक्रीज नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं सकता। अब एक्स और वाई क्या होंगे, तो मेरे हिसाब से अगर एक्स वाई को मैं मानू कार, टी और कॉफी पे तो बैठ नहीं रहा, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री वाला चेक करके देखती हूँ, ये वाला कार और पेट्रोल। तो देखिए अगर कार की डिमांड, अगर पेट्रोल, यहाँ देखिए प्राइस, देखिए अगर प्राइस हो कार का कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, कार की डिमांड बढ़ेगी, और पेट्रोल जो है आपका उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार का प्राइस कम होने से पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड एक जगह बढ़ रही है, एक प्राइस घट रहा है, तो मतलब अगर मैं इसको कार मानूं और इसको मानूं पेट्रोल, कार की प्राइस कम हुई तो कार की डिमांड बढ़ी होगी, कार की डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को पेट्रोल भी चाहिए होगा उसमें डालने के लिए, तो उसकी भी डिमांड बढ़ गई। तो ये दोनों गुड्स हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इस तरीके से आपको ये सब लिख के देख लेना चाहिए अगर आपको कंफ्यूजन, अदरवाइज तो याद ही हो जाता है जब इंसान प्रैक्टिस करता है। अब अनरिलेटेड क्या है, अब दोनों ही अनरिलेटेड होते तो इन दोनों में एक्स और वाई में अनरिलेटेड होते तो रिलेशन ही नहीं दे रखा होगा, कुछ रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इंफीरियर की बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं अभी के लिए, कॉम्प्लीमेंट गुड्स हो गए। हाँ, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है ये, हाँ अब ये 2018 का क्वेश्चन है, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट व्हेन, राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा। अभी हमने शिफ्ट का देखा था, इस तरीके से मैं बताती हूँ, जैसे शिफ्टर मूवमेंट देखा था ना, आपको ध्यान होगा, प्राइस उसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
और अगर कभी कभी उसकी डिमांड ऐसी हो जाती है, डिमांड कर्व ऐसा हो जाता है, कभी कभी उसका डिमांड कर्व ऐसा हो जाता है, ठीक है, बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। तो प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, प्राइस का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्राइस तो कांस्टेंट है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। लेकिन हमने और चीजें देखी थी कि शिफ्ट में जब नॉन प्राइस फैक्टर है ना, नॉन प्राइस फैक्टर है, तो फिर फैक्टर है क्या? तो बाकी सारी चीजें जो फैक्टर थी वो क्या थी, इनकम थी, टेस्ट थी, और कंपोजिशन था, पॉपुलेशन था, ये सारे हमने अभी पीछे देखे थे। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होता है, उस चीज की डिमांड बढ़ा देता है। मानिए जैसे एप्पल है, एप्पल ऐसी चीज है कि इंसान हर कोई खाना पसंद करता है, तो अगर उसकी इनकम कम है तो इंसान थोड़ा थोड़ा खरीदेगा एप्पल, लेकिन अगर उसका अच्छी खासी इनकम है तो वो अच्छी खासी फैमिली के लिए एप्पल खरीद सकता है। तो इनकम, ठीक है ना। टेस्ट शिफ्ट अनफेवरेबली, अगर अनफेवरेबली खरीदता तो डिमांड घटती है ना, राइट में नहीं लेफ्ट में जाती। इसकी वजह से किस में जाती, लेफ्ट में जाती। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिक्रीज, अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, जैसे वही कार और पेट्रोल, तो ये बढ़ तो भी इंक्रीज, प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी के लिए जो हमने फैक्टर देखे थे वो इनकम का था, यहाँ पर अभी जो करेक्ट आंसर है आपका बी रहेगा, इनकम रहेगा, ठीक है। वैसे इससे भी हो सकता है, देखिए प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिक्रीज, कार और पेट्रोल है, कार का प्राइस डिक्रीज होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, और कार की डिमांड बढ़ जाएगी तो पेट्रोल की भी डिमांड, पेट्रोल की भी क्या डिमांड बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट के प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ रही है इधर, तो राइटवर्ड शिफ्ट, ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अभी तो दोनों आंसर हो सकते हैं अगर हम देखें तो, ठीक है। पर यहाँ पर एनटीए ने बी माना था, लेकिन ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। आज के लिए यही क्वेश्चंस मैंने, आई होप आपको हर पॉइंट बहुत अच्छे से समझा है। अगले में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से शुरू करेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो पेपर में पूछे जाते हैं, मैचिंग में आते हैं या स्टेटमेंट में आते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, एंड आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जो कि है आपका कॉमर्स स्ट्रीम एक्स, और आपको जो उसमें नीचे होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप इसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।